नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रात के 9 बज गए हैं, वक्त लाख टके की बात का। और मैं हूं अनुपम। लाख टके की बात में आज बात होगी जाति की लड़ैया साथ नहीं तो छुटपैया आखिर कैसे। अखिलेश यादव बीजेपी के चक्रू में घिर गए और जातीय जनगणना का समर्थन नहीं करने पर किसे छुटपैया नेता बोल गए, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे लाल टोपी वाले गुंडे सदन में संग्राम डे पर, क्योंकि ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी को लेकर, कार्यकर्ताओं को लेकर लाल टोपी वाला गुंडा कहा, जिसके बाद शिवपाल यादव सदन में ही लाल हो गए। बात होगी 80 में 80 मिशन, बीजेपी की ड्रीम 11 और आखिर बूथ मजबूत करने के लिए बीजेपी ने अब कौन सी रणनीति तैयार की है। साथ ही बात उस घटना की भी करेंगे जिस पर बवाल मचा हुआ है, यानी गवाह का मर्डर किसने दिया ऑर्डर। और आखिर में आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जिससे सदन की मर्यादा तार तार हो गई। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। प्रयागराज में बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या, हमले में दोनों गनर गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनमें से एक की मौत हो गई, दूसरे का इलाज जारी। मेरठ में कोल्ड स्टोरेज का लेंटर गिरा, 7 मजदूरों की मौत, 12 मजदूरों को बचाया गया। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा, ब्रजेश पाठक ने दिया विपक्ष को करारा जवाब, कहा लाल टोपी वाले फैलाते हैं अराजकता, बताया ढोंगी। जातीय जनगणना पर छिड़ी सियासी जंग, विपक्ष की मांग को लेकर सीएम योगी की प्रतिक्रिया, कहा परिवारवाद की राजनीति करने वाले कुछ लोग चर्चा से भागने के लिए उठा रहे हैं मुद्दे। इरफान सोलंकी के 2 मामलों की बढ़ी तारीख, अब 4 मार्च को होगी सुनवाई। महिला का घर जलाने और फर्जी आधार कार्ड मामले की सुनवाई थी आज। अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी के सहयोगी दलों को साधने की कोशिश की। ओम प्रकाश राजभर को भी अपने पाले में लाने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश का ये दांव उल्टा पड़ गया। सदन में जवाब देते हुए संजय निषाद, अपना दल के आशीष पटेल और ओपी राजभर एक साथ अखिलेश यादव पर हमलावर हो गए और अखिलेश यादव को जातीय जनगणना पर आईना दिखाया। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि वो बीजेपी के साथ हैं और साथ ही रहेंगे, चाहे बीजेपी का स्टैंड जो भी हो। और जब अखिलेश यादव तमाम नेताओं से मन मुताबिक जवाब नहीं मिला उन्हें, तो उन्होंने संजय निषाद, आशीष पटेल और ओपी राजभर को छुट भैया नेता तक बता दिया। आपको दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी के सहयोगी दलों को उलझाने की कोशिश की, जनगणना के जाल में फंसाने की कोशिश की, राजभर, पटेल और निषाद को सदन में साधने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश का ये दाव उल्टा पड़ गया। अखिलेश यादव ने जो रणनीति तैयार की थी उसमें खुद उलझ गए, क्योंकि यूपी के छोटे छोटे दल जिस जनगणना की बात कह रहे थे वो अब बीजेपी के साथ है और बीजेपी के दिखाए रास्ते पर ही चल रहे हैं। मैं इन सरकारों से, पिछली सरकारों के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या इस देश को आजाद कराने वाली जातियों की तरफ कभी सदन में चर्चा किया? क्या उनके लिए 1 रुपया दिया? क्या उनके लिए सम्मान किया? अरे किसने उजाड़ा था, उसके खिलाफ कोई प्रस्ताव किया? कौन उजाड़ा था, उसके लिए कोई कानून बनाकर उन्हें सम्मान देने का काम किया? अगर सम्मान देने दिलाने आए हैं डॉक्टर संजय और भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन में इन जातियों के साथ जो भी छीन लिया, कानून बनाया अंग्रेजों ने, अगर जीना हो बाद में कुछ चेंज किया गया कानून में। जातिवार जनगणना 20 साल से चिल्ला रहा हूं, 4 बार इनकी सरकार थी, इनकी सरकार खुद थी, तब याद नहीं आया। डबल इंजन उधर बताते हैं, डबल इंजन इधर भी थी। कांग्रेस की सरकार थी, समर्थन में बसपा और सपा दोनों थे, लेकिन हुआ क्या? जातिवार जनगणना के लिए पैसा नहीं मांगा गया,
उधर तो डबल इंजन, इधर क्या सिंगल इंजन थी, डबल इंजन चल रही थी, तब आपको याद नहीं आया? अखिलेश यादव ने सदन में कहा था कि पूरा विपक्ष जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। अपने पक्ष में समर्थन दिखाने के लिए ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अपना दल के आशीष पटेल की ओर इशारा करते हुए पूछा कि आप बताएं जातीय जनगणना चाहते हैं या नहीं। लेकिन जब उसी सदन से इस सवाल का जवाब आया तो अखिलेश बगले झांकने लगे। सभी ने एक सुर में कहा, जब चाहते थे तो सपा सरकार खामोश रही। जाति जनगणना सामाजिक न्याय का एक ऐसी बिंदु है जिस पर सामाजिक न्याय की बात उठाने वाले हर व्यक्ति को सहमत होना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे जितने भी सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, दल हैं, व्यक्ति हैं, सबके लिए जातीय जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पर मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि हमारी समाजवादी पार्टी के साथी 4 बार सत्ता में रहे हैं। 4 बार सत्ता में रहने के दौरान उन्होंने एक बार भी जातीय जनगणना का विषय कभी उठाया हो तो मुझे बताएं। शायद अखिलेश यादव को तमाम नेताओं से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब उत्तर मिला तो वही नेता उनके लिए छुटभैया हो गए। बीजेपी बहुत होशियार पार्टी है। वो किसको आगे कर रही है? अपनी पार्टी के जिनको कुछ नहीं दिया। इस पर मुख्यमंत्री क्या कहते हैं और देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। छुट भैया नेताओं से इसका समस्या का समाधान नहीं होगा। ये छुट भैया नेता हैं। अखिलेश यादव की जातीय जनगणना की मांग के पीछे की खास वजह है, अगर मुस्लिम और यादव वोटों के साथ पिछड़ी जातियां भी साथ आती हैं, तो चुनाव में परिणाम कुछ अलग हो सकते हैं। लेकिन जातीय जनगणना के मुद्दे को हवा देकर बीजेपी के किले को भेदना समाजवादी पार्टी के लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के साथ ही तमाम बीजेपी के सहयोगी दल इस मुद्दे पर भी खड़े हैं और अखिलेश को आईना दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जातीय जनगणना के समर्थन और विरोध के पीछे सारा खेल राजनीति से जुड़ा हुआ है। जातीय जनगणना के समर्थन के पीछे पिछड़ी जातियों के वोट बैंक का है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों की अगर बात की जाए 54% मुस्लिम पिछड़ी आबादी की बात की जाए तो 10%, वहीं निषाद और मल्लाह की बात की जाए तो 4.3%, नाई और राजभर 5% हैं। तेली और शाहू 4.5%, कार और कश्यप 3.3%, कुशवाहा और शाह के 3.2%। मतलब पिछड़ी जातियों की आबादी करीब 50% से ज्यादा बताई जाती है। विरोध के पीछे उच्च जातियों का दबाव भी माना जाता है। अभी पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण मिलता है, जबकि पिछड़ी जातियों का कहना है कि उनकी आबादी ज्यादा है, इसलिए उन्हें भागीदारी भी आरक्षण में ज्यादा मिलनी चाहिए। आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि डेवलपमेंट पे बात करिए, लोगों की पर कैपिटा इनकम पर बात करिए। जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर ये लोग राजनीति करके उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित करना चाहते हैं। कि विमर्श उत्तर प्रदेश का आज डेवलपमेंट पर है। हम नंबर 1 राज्य हैं डेवलपमेंट के मामले में। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, एक्सप्रेसवेज बेहतर से बेहतर हमारे हुए हैं। जाति जनगणना श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा मांग करना ये शुद्ध रूप से ढोंग है। उनके मन में ना तो पिछड़ों की चिंता है, ना उनको दलितों की चिंता है। उनको चिंता है तो अपने कुनबे की चिंता है, क्योंकि उनकी राजनीतिक अस्तित्व तो इस समय दांव पर लगा हुआ है। और जब राजनीतिक अस्तित्व दांव पे लगा हुआ है तो वह तब जाग रहे हैं जब वह सत्ता से बेदखल हो गए। जब सत्ता में थे 2012 से 2017 तक, जब केंद्र में इनके समर्थन से 2004 से 2014 तक सरकार चल रही थी, तब इन्होंने जाति जनगणना की मांग नहीं किया। और पिछले 4 दिनों से सदन में संग्राम की आपने अलग अलग तस्वीरें देखी, लेकिन 5वें दिन लाल टोपी पर संग्राम छिड़ गया। एक तरफ शिवपाल सिंह यादव स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे थे, तो दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक आक्रामकता के साथ लगातार ब्रजेश पाठक जवाब दे रहे थे और फिर बात गुंडे माफिया तक पहुंच गई। आपको हम पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे शिवपाल यादव और ब्रजेश पाठक में आज जुबानी जंग छिड़ गई। सच्चाई अगर
सुनना चाहते हैं चाचा तो सुनिए। ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में स्वास्थ्य विभाग में भारी घोटाला, ये आपकी सरकार का है। ये ढोंगी समाजवादी, ये ढोंगी समाजवादी, ये लाल टोपी वाले लोग पर हैं, अराजकता फैलाते हैं, गुंडाई फैलाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के 5वें दिन जोरदार हंगामा हुआ। शुरुआत समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव के भाषण से हुई। शिवपाल ने स्वास्थ्य सेवाओं पर बोलते हुए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर सीधी टिप्पणी की, जिसके बाद सदन में वार पलटवार शुरू हो गया। और जबकि समाजवाद से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, ये नकली समाजवादी है, ये ढोंगी समाजवादी है, ये ढोंगी समाजवादी है, ये लाल टोपी वाले लोग पर हैं, अराजकता फैलाते हैं, गुंडाई फैलाते हैं, पूरी तरह से अराजकतावादी हैं ये लोग और कानून व्यवस्था तोड़ने वाले लोग हैं, कानून व्यवस्था तोड़ने वाले लोग हैं, ये अराजकता का आलम फैलाते हैं। इनके अंदर सच छूटने की क्षमता नहीं है, पूरे प्रदेश को अराजकता की आग में झोंकने का पूरे प्रदेश के लोगों ने अराजकता। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जैसे ही लाल टोपी वाला गुंडा बताया, सदन में संग्राम छिड़ गया और फिर शिवपाल यादव मोर्चा संभालते हुए ब्रजेश पाठक पर हमलावर हो गए और फिर दोनों तरफ से जुबानी जंग शुरू हो गई। हमने तो माननीय अटल जी बिहारी वाजपेयी जी की सभाओं में जा करके समाजवादी होते हुए भी उनका भाषण सुनने जाते थे। हमें इसलिए जानना चाहता हूं, हम इसलिए कहना चाहता हूं आप सब लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कहना चाहता हूं, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों पर, सिद्धांतों पर चलना तो सीखो। दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलना सीखो, उनके आदर्शों पर तो चलो। कभी आदर्श, उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, नहीं किया है। खन्ना जी कभी उन आदर्शों से पर चलना। सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं, अगर सच्चाई सुनना चाहते हैं, सच्चाई अगर सुनना चाहते हैं चाचा तो सुनिए। ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में स्वास्थ्य विभाग में भारी घोटाला, ये आपकी सरकार का है। नर्सों की कमी ने बढ़ाई चिंता, ये आपकी सरकार का है। ये नर्सों की कमी ने बढ़ाई चिंता। और ये देखिए, वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। जेल जाएंगे अखिलेश के स्वास्थ्य मंत्री, ये आपके सरकार का है। स्वास्थ्य महकमे को आप लोगों ने लूट का अड्डा बना दिया था। सरकारी योजनाओं में किस ढंग से लूट हो सकती है? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में खुलेआम लूट होती थी। डॉक्टरों से मिली भगत करके आधा पैसा लेकर के उनको ड्यूटी से रोकते थे। आज हमने 100% उपस्थित डॉक्टरों की दर्ज कराने का काम किया है। जैसे ही ब्रजेश पाठक ने जवाब में अखबारों की कटिंग दिखाई जो सपा सरकार के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में खामियों और घोटालों से जुड़ी हुई थी, वैसे ही समाजवादी पार्टी के विधायक बेल में प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी करने लगे। समाजवादी पार्टी के नेता ब्रजेश पाठक के संबोधन पर शोर मचाने लगे, लेकिन ब्रजेश पाठक नहीं रुके और एक एक कर पिछली सरकार की नीयत और नीति पर सवाल खड़े करते रहे। हमारी सरकार में निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर सभी विभागों में काम हो रहा है और सभी सरकारी चिकित्सालयों में, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है। आज तक मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के लोग कई बार सत्ता में रहे, बता दें कि एक दिन में कितने मरीज इनके हॉस्पिटल में आते रहे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आंकड़े हमारे पास हैं, हमारे पास प्रतिदिन 1,70,000 मरीज हमारे सरकारी अस्पतालों में आते हैं। सदन में लाल टोपी वाले गुंडों का जिक्र होने के बाद अब समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आक्रामक है, तो बीजेपी भी कमर कस चुकी है, क्योंकि सबसे पहले पीएम मोदी ने लाल टोपी को खतरे की घंटी बताया था और फिर हर बीजेपी नेता की जुबान पर लाल टोपी आ गई, जिस पर सदन में अब संग्राम छिड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
आइए उनसे भी रिक्वेस्ट करी, वो भी बैठ गए। चलिए संदीप, हो गया, आपके नंबर बढ़ गए। मिशन क्लीन स्वीप के लिए बीजेपी ने नई रणनीति तैयार की है। बूथ को मजबूत करने के लिए बड़ी नहीं, अब छोटी और सरदार टीम का गठन किया जा रहा है। दरअसल बूथ स्तर पर नई कमेटियों का गठन किया जा रहा है। नए सिरे से बूथ कमेटियों के गठन पर बीजेपी का फोकस है। बूथ कमेटी में 21 की जगह अब 11 सदस्य होंगे। टीम में अलग अलग जातियों के कार्यकर्ताओं को शामिल किया जा रहा है। टीम में एक महिला सदस्य भी शामिल रहेंगी और ये टीम मंडल से क्षेत्रीय स्तर पर गठित होगी। आपको अब पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं और समझाते हैं कि क्या प्लानिंग बीजेपी ने की है। हर बूथ पर 50% से ज्यादा वोट हासिल करने की क्या रणनीति बनाई जा रही है। लोकसभा की 80 सीट वाले प्रदेश में बीजेपी की टीम शानदार है, जिसे और दमदार बनाने की रणनीति चल रही है और असरदार बनाने के लिए प्लानिंग हो रही है। संगठन से लेकर बूथ स्तर तक टीम को टाइट करने के लिए ड्रीम 11 बनाई गई है। मतलब बीजेपी की बूथ कमेटी अब 21 की जगह 11 सदस्यों की होगी। मिशन 2024 को फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन में फेरबदल की तैयारियां तेज कर दी हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी संगठन की सबसे पहली कड़ी बूथ है। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बूथ सशक्तिकरण अभियान चला रही है और अब उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बूथ हैं उनकी इकाइयां भंग कर दी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी नए बूथ कमेटियों का चयन करेगी और नई बूथ कमेटियों में 21 सदस्यीय जो बूथ कमेटी अभी तक हुआ करती थी, अब 11 सदस्यीय बूथ कमेटी होगी और उसमें सक्रिय कार्यकर्ता होंगे। यही नहीं, हर बूथ कमेटी, मंडल कमेटी में एक एक महिला कार्यकर्ता भी शामिल की जाएगी। सभी बिरादरियों के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इन बूथ कमेटियों में रहेंगे। बीजेपी बूथ की अवैध व्यूह रचना कर 2024 के लोकसभा चुनाव में अभूतपूर्व सफलता हासिल करने के लक्ष्य पर काम कर रही है और इसी के तहत ड्रीम 11 की टीम में अलग अलग जाति और महिला कार्यकर्ताओं को शामिल किया जा रहा है, जिससे ग्राउंड लेवल पर पार्टी की पकड़ और मजबूत हो सके। बीजेपी का बूथ प्रबंधन अभियान, क्षेत्र, जिला और मंडल स्तर पर अभियान, 4-4 लोगों की टोली बनाई जाएगी। 27-28 फरवरी को जिला स्तर पर बैठक, 1 से 5 मार्च तक विधानसभा क्षेत्र स्तर पर बैठक, 11 से 15 मार्च तक मंडल स्तरीय बैठक होगी। सारी कवायद इसलिए हो रही है क्योंकि इस बार बीजेपी ने लोकसभा की सभी 80 सीटों पर जीतने का प्लान बनाया है, जिसे हर हाल में जीतने के लिए जिला से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। दरअसल 2019 में बीजेपी के समीकरण के आगे विपक्षी दलों के सारे दांवपेच फेल हो गए थे। बीजेपी ने 78 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 2019 में 62 सीटों पर कमल खिला। अपना दल एस को 2 सीटें मिली, बीएसपी के खाते में 10 सीटें गईं, समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली। लेकिन 2024 के रण की तस्वीर 2019 से बिल्कुल अलग है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी अपने सहयोगी दल के साथ मैदान में है तो दूसरी तरफ मायावती अकेले दम पर चुनाव लड़ रही हैं और अखिलेश यादव जाटलैंड में साइकिल चलाने के लिए जयंत के साथ हैं। लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपना पत्ता नहीं खोला है और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी सभी सीटों पर कमल खिलाने की रणनीति पर काम कर रही है। कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारे पास 24/7 काम करने वाले लाखों कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से अपने इतिहास काल से बूथ से काम करती आई है और बूथ का सशक्तिकरण, हर चुनाव के पहले बूथों का पुनर्लोकन होता है, बूथों का सत्यापन होता है और बूथों पे जो कमियां होती हैं उनको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये हमारी एक सतत प्रक्रिया है, उस पर लगातार संगठन काम करता रहता है। चाहे सीएम योगी की निवेश क्रांति हो या फिर भारी भरकम बजट से हर वर्ग को साधने की कोशिश, बीजेपी की चक्रव्यूह रचना एक बार फिर समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती भरी होने वाली है, क्योंकि बीजेपी का ड्रीम 11 भी अब तैयार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात उस वारदात की जो आज प्रयागराज में हुई है। प्रयागराज में बीएसपी विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश को सरे राह बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। बदमाशों ने फायरिंग के साथ बम भी दागा। यहां पर न्यूज़ 18 पर आपको वारदात के वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें अभी दिखाएंगे। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकेंगे कैसे कार का दरवाजा खुलते ही बाइक सवार बदमाशों ने उमेश पाल और गनर पर हमला बोल दिया। इस हमले में मौके पर ही मुख्य आरोपी
अतीक अहमद के खिलाफ गवाह देने वाले उमेश पाल की मौत हो गई। दरअसल 25 जनवरी 2005 को बीएसपी के तत्कालीन विधायक राजू पाल की हत्या हुई थी। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसका छोटा भाई पूर्व विधायक अशरफ मुख्य आरोपी है। हाईकोर्ट के आदेश पर जल्द ही ट्रायल कोर्ट में फैसला आना है और इसलिए उससे पहले गवाही हो रही थी और आज सुनवाई से जब लौट रहे थे उमेश, तभी उनकी हत्या कर दी गई। तो उमेश पाल हत्याकांड में आज क्या हुआ? दोपहर 2:30 बजे कोर्ट पहुंचे उमेश। एमपी एमएलए कोर्ट में अपहरण मामले की सुनवाई शाम 4:30 बजे तक सुनवाई चली है और शाम को 5:30 बजे के करीब उमेश घर पहुंचे। घर के आगे गाड़ी रुकते ही वो जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलते हैं, उन पर जानलेवा हमला होता है। उमेश और उनके 2 गनर पर फायरिंग होती है। उमेश की मौत हो गई। इस फुटेज में आप देख रहे हैं कि उमेश पर जैसे ही पहली बार अटैक होता है वो गली के अंदर दौड़ते हैं और साथ ही हमलावर भी उनके पीछे पीछे दौड़ता है। गनर वहीं पर गिर जाता है और उमेश अंदर की ओर भागते हैं, जिनके पीछे हत्यारा भी भागता है, गोली चलाते हुए दागते हुए भागता है और इस हमले में उमेश की जान चली गई। हमलावरों की तलाश में पुलिस की 10 टीम लगी हुई है। प्रयागराज बॉर्डर को पुलिस ने सील कर दिया है। आसपास के जिलों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। मिस्टर उमेश पाल जी हैं जो कुछ केसेस की पैरवी कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला हुआ। उनकी सुरक्षा के लिए उनको 2 गनर दिए गए थे उनकी सुरक्षा के लिए। वो गनर भी उनके साथ में थे और गनर्स भी क्रिटिकली इंजर्ड हुए हैं। अभी उमेश पाल की डेथ हुई है और जो गनर है उनके साथ में, उनमें से एक अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, वेंटिलेटर पे है, उसको रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे जो गनर हैं वो भी इंजर्ड हुए हैं क्रिटिकल में। उनको ऑपरेशन थिएटर में इस समय उनका ऑपरेशन किया जा रहा है। जो सुरक्षा के लिए गनर्स थे वो उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे थे, जिसके अंतर्गत उनको चोट लगी है। घटना इनके जस्ट घर के बाहर हुई है। परिवारीजन अभी अपना लिख के तहरीर देने जा रहे हैं और परिवारीजन की तहरीर प्राप्त होने के उपरांत जो है वो उसमें विधिक कार्रवाई और की जाएगी। इसमें 8 से 10 टीमें लगा दी गई हैं और वो टीम्स अलग अलग जगह गई हुई हैं। क्योंकि परिवार अभी यहाँ पे था तो इसलिए घर में ताला पड़ा हुआ था, तो ताले खोलते हुए उनकी फुटेज लेके उसको एनालाइज कर रहे हैं कि एग्जैक्ट कितनी संख्या में लोग सम्मिलित थे और उस फुटेज के बारे में और आगे फर्दर कार्रवाई करने के लिए टीम्स अलग अलग स्थानों पे गई हुई हैं। ये घटना कहाँ हुई? उनके घर के अंदर या बाहर? सुलेम सराय में उनके घर के जस्ट बाहर हुई है। आपने सड़क पर लोगों को, गुंडों को, राहगीरों को लड़ते देखा होगा, लेकिन किसी लोकतांत्रिक बॉडी के स्तंभ नेता जब सड़क छाप लोगों की तरह लड़ने लग जाएं तो क्या कहेंगे आप? दिल्ली नगर निगम से दूसरे दिन भी मारपीट की ही तस्वीरें सामने आई। स्टैंडिंग कमेटी के वोटों की गिनती चल रही थी और इसी दौरान मेयर ने रिजल्ट अनाउंस करना शुरू किया और रिजल्ट आते ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आपस में भिड़ गए। एमसीडी के सदन में जमकर लात घुसे चले, यहां तक कि महिला पार्षद भी मारपीट करती नजर आई। आप भी बताइए कि आखिर नेताओं का ये रूप देश के लिए किस तरह का नजीर पेश कर रहा है। 3 सदस्य हमारे जीत गए थे। इन लोगों ने जबरदस्ती दबाव बनाकर एक कैंडिडेट को हराने की कोशिश करी और जब हमने मना करा कि रिकाउंटिंग नहीं होगी तो जबरदस्ती अधिकारियों दबाव दिखाकर रिकाउंटिंग नहीं मान गई थी। मानने के बाद जबरदस्ती हमें बिना बताए रिकाउंटिंग हो रही थी। मैं तो कहती हूँ इस्तीफा दे देना चाहिए। इतने पक्षपाती ढंग से 4 घंटे आई नहीं हुए उस लेडी को और वो इतना पक्षपात कर रही है। जब हमारे कमेटी में लिख के चले गए कि 3 हमारे जीत गए हैं, 3 उनके जीत गए हैं शांति से, उसके बाद उनको मैसेज आता है उस केजरीवाल के नीचे बैठे दुर्गेश पाठक जी वहाँ से मैसेज करते हैं, फोन चलाती रहती है, रिकॉर्डिंग्स है मेरे पार्षदों के पास। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।